जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार बूस्ट एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों जुड़ जाओ सारे, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। रोहित मीणा जी राम राम, गुड आफ्टरनून। सभी को राम राम भी नमस्कार। कैसे हो आप सब ठीक हो ना? सारे आ जाओ, जल्दी उपस्थिति दर्ज करवा दो, फिर शुरू करें क्लास। राकेश बुंकर नमस्कार जी। मनोज यादव गुड इवनिंग। सब ठीक हो? नवीन भार्गव राम राम भी सभी को। हाँ जी, तो एक विशेष दिन भी आज आप सबको पता है, 30 मार्च राजस्थान दिवस। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश जी प्रेजेंट हो गए सब? ठीक है। तो राजस्थान और राजस्थानी के लिए हमारे मन में, हमारे दिल में सम्मान सदैव बरकरार रहना चाहिए। और राजस्थान और राजस्थानी को लेकर मेरे मित्र हैं अशोक जी बिश्नोई, उनकी चंद पंक्तियां लिखी हुई बड़ी अच्छी है, मुझे याद आ जाती है कि एक बात रो ध्यान राखणो, एक बात रो ध्यान राखणो, मायड़ भाषा रो मान राखणो, कठी रेवो चाहे मुल्क में, कठी रेव चाहे मुल्क में, दिल में राजस्थान राखणो, दिल में राजस्थान राखणो। तो मायड़ भाषा यानी हमारी जो माँ बोली है उसका मान रखना है, दिल में मन में हमेशा राजस्थान रखना है। तो राजस्थान और राजस्थानी को सम्मान देते हुए, और हम हमारी जो राजभाषा है, जो मातृभाषा है, उस पर भी चर्चा करते हैं, हिंदी पर। हाँ जी, नमस्कार अरविंद जी। तो बढ़ें फिर आगे, पढ़ें। चलो सुनो, हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? हम चर्चा कर रहे थे वर्ण विचार, अंतिम बात है ना, उसके बारे में बात करनी है हमें। हमें करना उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तो नंबर 2 था ना, एक प्रयत्न के आधार पर पूरा हो गया था। नंबर 2 क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। आप ये बताओ, मुख में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? बताओ जल्दी। मुख में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था 5 होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद भी कितने हो जाएंगे? 5 भेद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ, मुख में उच्चारण स्थान जो है वो 5 कौन कौन से होते हैं? अगर आपको पता हो तो बताना, क्रम से बताओ कौन कौन से होते हैं 5 मुख में उच्चारण स्थान। मुख में 5 उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? कंठ, तालु, फिर इसके बाद मूर्धा, दंत और ओष्ठ। यही है 5 उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनका ये क्रम ध्यान रखना है बस, कि इस क्रम में आएंगे उच्चारण स्थान। दूसरी खास बात क्या ध्यान रखनी है कि जीभ यानी जीवा उच्चारण स्थानों में नहीं होती है। ठीक है देशराज जी, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, करते हैं इस पर गौर थोड़ी। सुनो, पहली बात तो ये आती है कि इनका उच्चारण स्थान का क्रम यही क्यों है? यही इसलिए है क्योंकि आप देखो, हमारे मुख में पहला ध्वनि तंत्र, आवाज कहां से आती है? कंठ से। तो पहला उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। कंठ के बाद अगर मुख में आगे बढ़े तो ध्यान रखना, उच्चारण स्थानों का मुख के निचले जबड़े से कोई लेना देना नहीं है। सारा खेल मुख के ऊपर वाले जबड़े पर निर्भर करता है उच्चारण स्थान का। तो पहली ध्वनि कहां से निकली? कंठ से। नंबर 2 कहां से टकरा कर उच्चारित हुई? तालु से। हमारा ना कंठ के बाद आगे बढ़े तो एक कटोरे नुमा खाली भाग होता है ऊपर, तालु। आपनो तो भी ऊपर भी खाली है, तो आपने तो ठेठ तक सारो भाग तालु ही है।
अच्छा, कंठ के बाद क्या आ गया? तालु। तालु से आगे बढ़े तो हमारे क्या आते हैं? मसूड़े। और मसूड़ों को क्या कहा जाता है संस्कृत में? मुर्दा। ठीक है, मसूड़े जो है वो दांतों से थोड़ा ऊपर होते हैं, क्योंकि दांतों के नीचे तो होने से रहे, दांतों नीचे कट्ठा मसूड़ा होगा, दांतों ऊपर हुआ जठे दांत चिपकड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा, मसूड़ों के बाद क्या आते हैं? दांत। और दांतों के बाद क्या आते हैं? होंठ। तो पहला उच्चारण स्थान हमारा क्या हुआ? कंठ। दूसरा क्या हुआ? तालु। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? मुर्दा यानी मसूड़े। मुर्दा एग्जैक्ट क्या होता है, मसूड़े क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। चौथा क्या आया? दंत। और पांचवा क्या आ गया? ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ, फिर ऊपर वाला भाग तालु, नंबर 3 पे मुर्दा यानी मसूड़े, नंबर 4 पे आगे आते हैं दांत, और सबसे लास्ट में आते हैं होंठ। तो इनका बिल्कुल सही क्रम रखा गया है। ऐसे नहीं है कि पहले तालु आ जाता है, तालु से पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, फिर आगे मसूड़े, फिर आगे बढ़े दांत, और फिर आगे बढ़े होंठ। तो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। अब बात आती है कि सर इन उच्चारण स्थानों में जीभ को क्यों नहीं रखा गया? तो मैं आपको बताऊं, जीभ यानी जीवा उच्चारण स्थानों में क्या होती है? सहायक होती है, केवल सहायक। क्योंकि आप सोचो, अगर जीभ को उच्चारण स्थान बना देते तो ऐसा कोई स्वर या ऐसा कोई व्यंजन है क्या जिसको बोलने में जीभ की सहायता नहीं ली जाती? जीभ की सहायता तो सभी वर्णों में ली जाती है। तो अगर जीभ को, जीवा को उच्चारण स्थान बना देते तो सभी वर्ण जीवा वर्ण हो जाते, और आपने खातर तो काम आसान हो जा। आपने पूछा कै बोले जीवा वर्ण, ले बोले जीवा वर्ण, द बोले जीवा वर्ण, तो हमारे तो फिर सारे ही वर्ण जीवा वर्ण ही हो जाते। पूर्वा शर्मा सर, वीडियो में बफरिंग हो रही है। कोई बात नहीं बेटे, एक आध मिनट की होगी कोई, ये हो जाएगी सही, चिंता मत करो। तो इसलिए जीव या जीवा को किसमें उच्चारण स्थान में नहीं रखा गया, जीवा को केवल सहायक बनाया गया है। यानी जीभ अगर तालु से टकराएगी, नवीन भार्गव सर सेम मतलब सेम कैसे? अच्छा, जीभ अगर तालु से टकराएगी, तो जीभ तालु से टकराएगी तो देखो उसका नाम जीवा वर्ण नहीं है, उसका नाम रखा गया तालव्य वर्ण। जीभ मसूड़ों से टकराई, मूर्धन्य वर्ण। जीभ चल के गई, दांतों से टकराई, दंत्य वर्ण, जीवा वर्ण नहीं। ठीक है, यहां से तो बिल्कुल सही चल रहा है अभी। ठीक है, अब सुनो अगली बात। अगली बात, एक तो इनका क्रम समझ आ गया ये क्यों है, और दूसरा जीवा उच्चारण स्थानों का निर्धारण करने में केवल सहायक होती है। चलो, अब बात आती है ये कि इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो पहले तो ये पता चला ना आपको, उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। फिर आप मुझे बताओ व्यंजनों में वर्ग कितने होते हैं? व्यंजनों में वर्ग 5 होते हैं, कै, चे, टे, ते, पे। तो लिख दो, इतना आसान है। देखो, कै, चे, टे, ते और पे। तो कै पूरे वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आप देखो, कै, खे, गे, घे और गै, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चे, छे, जय, जय और ये, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। फिर टे, ठे, डे, डे और अणे, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। फिर ते, थे, दे, दे और ने, इनका उच्चारण स्थान क्या? दंत। और पे, फे, बे, भय और मैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो आप ये देखो, इतना आसान है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का निर्धारण करना कि 5 उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। इसमें क्रमशः 5 वर्ग आ जाएंगे, कै, चे, टे, ते, पे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप देखो, हमने कभी नहीं सोचा कि जब व्यंजन लिखते हैं तो कै, खे, गए गई पहले क्यों लिखते हैं। हम पै, फे, वे, बे से शुरुआत नहीं करते, या टे, ठे, डे, डे से तो नहीं करते। इसलिए लिखते हैं क्योंकि ध्वनियां इसी क्रम में मुख से निकलती है। सबसे पहले कंठ से कै वर्ग उच्चारित होगा, फिर तालु से टकराकर च वर्ग की ध्वनियां निकलेगी, वर्ण निकलेंगे, फिर मुर्धा से टकराकर ट वर्ग उच्चारित होगा, फिर दांत आएंगे, दांतों से टकराकर त वर्ग, और फिर होंठ आएंगे, होंठों से टकराकर प वर्ग। इसलिए कै, खे, गे, गे, चे, चे, जे, जे, टे, टे, डे, डे, ते, थे, दे, दे और पे, पे, बे, बे का क्रम ये रखा गया है।
वरना हम पै फै बे बे से शुरू कर लेते ना व्यंजन तो, लेकिन नहीं, पहले कंठ से ध्वनि कै वर्ग, फिर तालु से चै वर्ग, मूर्धा से टै वर्ग, दंत से तै वर्ग और ओष्ठ से पै वर्ग, ये उच्चारित होता है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया होगा योगेश जी, राधे राधे नमस्कार, याद हो गया ना आराम से, कोई परेशानी नहीं। एक बात ध्यान रखना, अब ये जो कै ख गै गै गै, ये 5 वर्ण है ना, ये कंठ से उच्चारित होते हैं, तो इनको कंठ्य वर्ण बोल देते हैं। मैं वो नहीं लिख रहा कंठ्य वर्ण तालव्य वर्ण, आप समझ जाओगे। जो तालु से उच्चारित होते हैं च छ जय जय ये तालव्य वर्ण है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब सुनो अगली बात, अगली बात ये आती है कि अब पै फै बै बै मैं तक तो हो गए सर, इसके बाद बचा य लेव, क्या बचा य लेव। तो एक बेहद छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हमें जो है वो य लेव कहां से शुरू करना है, तालु से यानी च वर्ग से, याद रखना य लेव तालु यानी च वर्ग से शुरू करना है। तो ये लिख दिया मैंने य रे ले और वे, ये लो य रे ले वे हो गए, समझ गए। देखो य रे ले वे कितने हैं 4, जबकि मुख में उच्चारण स्थान कितने 5, तो हमें पहला कंठ छोड़ देना है और नीचे वाले जो 4 बचे इनमें क्रमशः य रे ले वे लिख देना है। तो य रे ले वे तालु यानी च वर्ग से शुरू होता है, ठीक है। दूसरी बात और बताता हूं आपको, ध्यान रखना इनका ऐसे जो वर्गीकरण किया गया ना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ में कै च टै तै पै, ये ऐसे नहीं कि कोई आया और अपने ना जैसा उसको ठीक लगा अपनी मर्जी से कुछ भी चिपका के चला गया, ये पूर्णतः प्रैक्टिकल बातें हैं। आपको मैं बताता हूं, प्रूव करके सुनो। जब आप कै वर्ग बोलते हो ना, कै वर्ग, तो जीभ कहीं नहीं टकराती, मुख खुला रहता है और कंठ से ध्वनि बाहर निकल जाती है। जैसे आप बोल के देखो, सब बोलना ना, लेकिन एक बात ध्यान है, अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हो लाइब्रेरी वगैरह में और जहाँ ऊंचा आवाज में नहीं बोल सकते, फिर तो ये बात प्रैक्टिकली घर पे ही करके देखना, नहीं समझ आएगी अब। लेकिन अगर कोई जोर से उच्चारित करके बोल के देख सकता है तो वो मेरे साथ बोलना। इसमें कै वर्ग में मुख खुला रहता है और कंठ से सीधी ध्वनि बाहर, देखो कै ख गै घै गै, ये लो कै वर्ग। इसके बाद देखो च वर्ग, च वर्ग में आपकी पूरी की पूरी जीभ ऊपर उस कटोरे नुमा खाली भाग तालु से पूरी चिपकेगी। आप देखो, आप बोल के देखो, च छ जय जय ये, जीभ पूरी तालु से चिपक के वापस आ रही, इसीलिए तो च वर्ग को तालव्य वर्ण कहा जाता है। टै वर्ग में जीभ मूर्धा यानी मसूड़ों से टकराएगी, ठीक है। पूर्वा जी मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करो, पहले जो मैं बताना चाहता हूं वो समझो। मसूड़े क्या होते हैं, सुनो, दांतों से थोड़ा सा ऊपर, ऊपर के जो दांत हैं उन ऊपर के दांतों से थोड़ा सा ऊपर एक उभरा हुआ कठोर भाग होता है, उसको बोलते हैं मसूड़ा या मुर्दे, मुर्दा। जैसे आप एक वर्ण बोल के देखना सारे, रै, तो रै में क्या, जीभ का जो आगे का हिस्सा है ना, वो दांतों से थोड़ा सा ऊपर एक उभरे हुए कठोर भाग मसूड़ों से टकरा कर लौट रहा है, बोलना रै। तो रै में जीभ जहां टकरा रही है दांतों से थोड़ा सा ऊपर उभरे हुए कठोर भाग में, उसको मूर्धा कहते हैं। अब आप टै वर्ग बोलो, टै वर्ग में पूरी जीभ एक्टिव नहीं रहेगी, सक्रिय नहीं रहेगी, जीभ का केवल बिल्कुल आगे की नोक जो है वो सक्रिय रहेगी और वो आगे की नोक दांतों से थोड़ा सा ऊपर मसूड़ों से टकरा कर वापस लौटेगी। आप बोलो टै ठै डै ढै अणे, सटीक वर्गीकरण बिल्कुल। अब चौथा दंत, आप देखना जब आप तय वर्ग बोलते हो तो आपकी जीभ जो है वो ऊपर के दांतों से पूरी चिपकती है, देखो तै थे दै धै ने। फिर इसके बाद पै वर्ग में जीभ किससे टकराएगी, होंठों से, यही है क्या। पै वर्ग में जीभ जो है वो किससे टकराएगी, होंठों से। ध्यान रखना जीभ होंठों से नहीं टकराती है, पै वर्ग में दोनों होंठ टकराएंगे आपस में। जीभ कैसे टकराएगी, ऐसे जीभ बाहर निकाली और होंठों से चिपका दी, नहीं नहीं, दोनों होंठ टकराते हैं आपस में। और अच्छी बात यह कि दोनों होंठ खुद के ही टकराते हैं आपस में। अगर होंठ दूसरे के टकराते होते तो थे सारे दिन पै फै बै बै बोलो और कोई काम ही कौन करवा। ठीक है, सुनो, पै वर्ग बोलो, दोनों होंठ आपस में चिपकेंगे पूरे, पै फै बै भै मैं। तो आप सोचो कितना सटीक वर्गीकरण किया गया है। कंठ से सीधी ध्वनि बाहर कै वर्ग की तो कंठ्य वर्ण, कै ख गै घै गै।
अच्छा, पूरी जीभ ऊपर तालु से टकराए तो च वर्ग उच्चारित होता है, तालव्य वर्ण, च छ जय जय ये। आपकी जीभ मसूड़ों से टकराए तो ट वर्ग मूर्धन्य वर्ण, ट ठ ड ढ अण। आपकी जीभ दांतों से टकराई तो त वर्ग दंत्य वर्ण, त थ द ध न। और आपके दोनों होंठ आपस में टकराए तो प वर्ग ओष्ठ्य वर्ण, प फ ब भ म। तो ये सटीक वर्गीकरण है बिल्कुल। अब इसके बाद बताओ अगला क्या बचता है, यर लेवे। तो यर लेवे कहां से शुरू करने, तालु यानी च वर्ग से, हो गए यर लेवे। अब इसके बाद बताओ क्या बचा, तीन शय बचे। तीनों शय भी कहां से शुरू करने हैं, तालु यानी च वर्ग से ही शुरू करने हैं तीनों शय भी। आप बताओ पहला शय कौन सा आता है, शलजम वाला। फिर इसके बाद शय कौन सा आता है, षटकोण वाला। और फिर आता है स सड़क वाला। ये लो तीनों शय लिख दो। तो इसीलिए जिसको हम अपनी मर्जी से बोल देते हैं कि सह सलगम है सर, दुए वाला सह है, इसको बोल देते हैं सर पेट चीरा सह है, फलाना डिमका। व्याकरण की भाषा में इनके ये नाम नहीं है। व्याकरण की भाषा में सह शलजम को कहा जाता है तालव्य सह, सह षटकोण को कहा जाता है मूर्धन्य सह, और सह सड़क को कहा जाता है दंत्य सह। ठीक है, सुनो। अब इसके बाद जब तीनों शय आ गए तो अंत में तीनों शय का एक साथी बच गया है। आप है बोल के देखो, कहीं कोई जीभ या होंठ या तालु कुछ भी टकरा रहा है क्या, आप बोलना है। कुछ नहीं टकरा रहा, मुख से सीधी ध्वनि बाहर निकल रही है, कोई स्पर्श नहीं है। तो इसलिए है किस में आएगा, याद रखना कंठ्य वर्ण है, कंठ। सर आज तक ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं बेटा, उसके आज तक अपन जरूरत ही ना पड़ी हो, जरूरत अब पड़ी है तो आप पढ़ने लाग रहे हैं। इसको कुछ खास को नहीं है, सामान्य चीजें हैं, बत्थे डंगू पढ़ो ही का थान बढ़िया लगे। सुनो, मुख में 5 उच्चारण स्थान, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, 5 वर्ग आ जाएंगे क्रमशः कै च ट त प। इसके बाद क्या आएंगे, यर लेवे कहां से शुरू करने, तालु से। तीनों शय भी कहां से शुरू करने, तालु से। एक याद रखना है किस में रखना है, कंठ में। ओके, अब और बात करते हैं आगे। अब आप मुझे बताओ, आपने 2 द्विगुण व्यंजन पढ़े थे, कौन से, अड़य खाली और अढ़य खाली। अच्छा, आप ये देखो अड़य खाली और अढ़य खाली किस से बने हैं, ड और ढ से बने हैं। अब आप मुझे ये बताओ, ड और ढ का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा। तो फिर अड़य और अढ़य का उच्चारण स्थान भी मुर्दा ही है। ये लो, कहां दिक्कत है इसमें बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो, इसके बाद संयुक्त व्यंजन बच गए, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, यही बच गए। ठीक है, करते हैं अपने। आप मुझे बताओ, क्षय किस से बना हुआ है, बताओ जल्दी। क्षय किन 2 वर्णों से बना हुआ है, अभी क्षय बना हुआ है आधे कै प्लस शय से, ये तो याद है ना, आधे कै प्लस शय से बना हुआ है, याद है, कोई दिक्कत, कै प्लस शय से बना ना। आप ये देखो, अगर ये 2 वर्णों से बना है तो इसके 2 उच्चारण स्थान लिख देंगे अपने। जैसे आप मुझे बताओ, कै और शय से बना है ना, कै का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और शय षटकोण का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा। तो क्षय हो जाएगा कंठ मूर्धन्य वर्ण, इतना सिंपल है। क्या हो जाएगा, कंठ और मुर्दा है तो कंठ मूर्धन्य वर्ण। अच्छा, क्षय के बाद बताओ क्या बचा, त्रय। त्रय बताओ किस से बना है, आधे तय प्लस रे से, है ना। तो तय और रे का जो उच्चारण स्थान है वो कर दो मिला के। आप ये देखो, तय का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, और रे का उच्चारण स्थान क्या, मूर्धा। तो ये दंत मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा त्रय। त्रय क्या हो जाएगा, दंत मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, इसके बाद अगला क्या आता है, अगला आता है ज्ञ। ज्ञ किससे बना बताओ, आधे जय प्लस ये से बना है ना। ठीक है,
य किससे बना, आधे जय प्लस य से। तो आप मुझे बताओ जय का उच्चारण स्थान तालु, य का भी तालु, तो हम इसको तालव्य तालव्य वर्ण तो कहने से रहे, तालु से उच्चारित हो रहा है, एक तालव्य वर्ण ही हो जाएगा। जय और य दोनों तालु है, तो ये क्या कहलाएगा, तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण लिख दो और चाहे व्यंजन लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। व्यंजन ही लिख देता हूं, चलो व्यंजनों की बात हो रही है ना, तो व्यंजन ही लिख देता हूं। अच्छा मुझे बताओ अगला क्या आएगा, अगला आएगा श्रेय। अब आप मुझे बताओ, आप ही, श्रेय किससे बना हुआ है, आधे शय प्लस रय से, यही है। अब आप मुझे इतना बता दो कि शय शलजम का उच्चारण स्थान क्या है, ये रहा तालु, और रय का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तो ये तालव्य मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। बताओ भी, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। तो हमने सारे ही व्यंजन कर लिए, देखो हमने कैसे लेकर मैं तक कर लिया, येरे लेवे कर लिया, तीनों शय कर लिए, है कर लिया, द्विगुण व्यंजन अड़य और अड़य कर लिया, संयुक्त व्यंजन चारों कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब व्यंजन सारे हो गए, तो स्वरों का उच्चारण स्थान भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर भी तो मुख से उच्चारित होते हैं, तो उनका भी तो अपना कोई उच्चारण स्थान होगा। तो आप मुझे ये बताओ पहले दो स्वर कौन से होते हैं, पहले दो स्वर होते, अच्छा स्वरों से पहले एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, एक मिनट में एक छोटी बात बीच में रहेगी बोलने। आप मुझे बताओ है का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, कंठ ही होगा, क्योंकि आप सबको पता है ना कि विसर्ग जो है वो किस रूप में बोला जाता है, आधे है के रूप में बोला जाता है, बताया हुआ मेरा, दोबारा बता देता हूं। जैसे आप मुझे ये बताओ इस शब्द को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो प्रातः है, तो ये विसर्ग जो है ये किस रूप में उच्चारित हो रहा है, आधे है के रूप में उच्चारित हो रहा है ना। तो विसर्ग का उच्चारण है आधा है, और है चाहे आधा और चाहे पूरा, है का उच्चारण स्थान क्या, कंठ, तो विसर्ग जो आधे है के रूप में उच्चारित होता है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब स्वरों की ओर चलते हैं। आप मुझे बताओ पहले दो स्वर कौन से होते हैं, ए और आ, पहला उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तो ए और आ को रख दो, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, अब अगले दो स्वर बताओ ई और ई, तो अगला उच्चारण स्थान बताओ तालु, तो ई और ई को रख दो तालु में, ये लो। इसके बाद अगला उच्चारण स्थान देखो क्या आया, ऊ ऊ, आप गौर करो, ऊ ऊ ओ औ को आपने पढ़ा था वृत्ताकार स्वर के रूप में, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वृत्ताकार और अवृत्ताकार, होंठ वृत्त के आकार के यानी गोल हो जाएं तो वो वृत्ताकार स्वर होता है। तो ऊ ऊ में दोनों होंठ नजदीक आ रहे हैं ना, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर थे ना, तो ए आ ई ऊ ऊ, ऊ ऊ में दोनों होंठ नजदीक आ रहे हैं, तो ऊ ऊ क्या हो जाएगा, ओष्ठ्य वर्ण हो जाएगा, ओष्ठ्य। ओके, इसके बाद सुनो, ऊ ऊ के बाद क्या बच गया, री। आप ये बताओ री किससे मिलता है, रे से, री रे सेम उच्चारण है, दांतों से थोड़ा ऊपर, मसूड़ों से जीभ टकरा रही है था, देखना, री रे सेम है। तो आप ये देखो कि रे का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तो इसके सेम उच्चारण स्थान वाले मिलते जुलते री का उच्चारण स्थान भी क्या है, मूर्धा। ठीक है, री के बाद क्या बच गए, ए ऐ ओ और औ बच गए ना, उनका उच्चारण स्थान भी करते हैं। क्या बच गया, ए। आप ही बताओ ए किससे बना हुआ है, अभी ए बना हुआ है ए प्लस ई से, यही है ना, याद है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो फिर, ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का मूर्धा है, ये देखो आप, ए का उच्चारण स्थान पहला कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तो कंठ मूर्धन्य स्वर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा हमारा, कंठ मूर्धन्य स्वर हो जाएगा।
अब ए के बाद क्या आता है? आई। क्या आता है? आई आता है अभी। अब आप मुझे बताओ आई किससे बना है? आई बना हुआ है ए प्लस ए से। किससे बना हुआ है? ए प्लस ए से ना सर। अरे सॉरी, हाँ मुर्दा थोड़ी, हाँ ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का तालु है, तो कंठ तालव्य स्वर होगा अभी। कंठ मूर्धन्य नहीं, कंठ तालव्य स्वर, सॉरी। कंठ तालव्य स्वर, समझ गया। इनका मतलब थे जागता तो हो। अच्छा सुनो, अगली बात देखो, आई किससे बना है? ए प्लस ए से। आपको ए का उच्चारण स्थान तो अच्छे से पता है, क्या होता है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान बताओ। ए का उच्चारण स्थान अभी अभी आपने निर्धारित किया है, ए प्लस ई से बना, इस आधार पर इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। तो आप ये देखो कि आई जो है वो ए प्लस ए से बना है, ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, तो ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, तो हम इसको जो है वो कंठ कंठ तालव्य तो कहने से रहे कंठ तालव्य स्वरी कह देंगे। तो ध्यान रखना ए और आई दोनों ही क्या हैं? कंठ तालव्य स्वर हैं, कंठ तालव्य दोनों ही। ओके चलो अगला, अगला स्वर क्या आया? ओ। आप बताओ भी, ओ किससे बना है? ए प्लस ऊ से। आप ये बताओ, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ये रहा, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तो कंठोष्ठ स्वर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ओ के बाद कौन आता है? औ। कौन आता है? औ। आप बताओ औ किससे बना है? ए प्लस ओ से। ये औ किससे बना है? ए प्लस ओ से। आप ये बताओ मुझे, ए का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो हम इसको कंठ कंठोष्ठ तो कहने से रहे और औ दोनों कंठोष्ठ ही हो जाएंगे। ये था स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। 1% कोई समस्या है तो जल्दी बता दो फिर, और अगर समझ भी आ गया अच्छे से तो भी यस नो बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताओ। पूर्वा कह रही है ये, मैं बता देता हूं बेटे, ये वाली बात ही बता दूंगा अभी। देखो ओके है ना। पूर्वा ने एक प्रश्न किया है कि सर ये का जो उच्चारण स्थान है ये आपने रखा है तालु, ठीक है। अब सुनना, हालांकि ये बात आपके कहीं काम नहीं आएगी, पर जब आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं आपको ना। देखिए एक है ना, एक चीज होती है, एक तो होता है कंठ, ठीक है, और एक नाम आता है तालु, ने आकर आता है कोमल तालु, फिर नाम आता है तालु, ये है, ठीक है। तो आप सुनना कि कंठ तो शुद्ध रूप से कंठ हो गया, कंठ के बाद अपने आगे बड़े तालु आता है, लेकिन आप गौर करो ऊपर का जो कटोरे नुमा खाली भाग वो होता है बेहद कठोर, और जब हम कंठ की ओर जाते हैं तो बीच में एक सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे आप बोलना ये, तो ये में ना जीभ जो है वो ऊपर कोमल तालु से टकरा रही है, यानी हमारे तालु के लास्ट पार्ट, कंठ के पास वाले पार्ट की ओर, तो उस आधार पर उसको क्या माना गया है? उसको माना गया है ये को तालव्य। ओके चलो, अब एक बात बताओ मुझे, कोई परेशानी नहीं ना? देखो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, हाँ तीनों श अलग अलग उच्चारित होते हैं, श से, देखो श से,
जैसे ये शब्द है तो आप इसको शरीर नहीं बोल सकते, शब्द शरीर नहीं है, शरीर क्या है, शरीर। लेकिन इसको आप सड़क नहीं बोल सकते, जैसे इसको बोलते हो शरीर वैसे सड़क नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं सड़क। हाँ, सुनने में सेम लगते हैं और हमें कोई ऐसा प्रैक्टिकल करना भी नहीं है, हमें तो ये पता होना चाहिए उच्चारण स्थान क्या है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कैचे टहते पै, यरे लवे शुरू करने तालु से, तीनों शय भी शुरू करने तालु से, और है को रख देना कंठ में, और विसर्ग को भी रख देना कंठ में। अडह और अडह जो है वो डह ढह से बने हैं, डह ढह का मुर्दा तो अडह ढह का भी मुर्दा। क्षय त्रय ज्ञ और शरय जिन दो दो से बने उसमें रख दो, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या आता है अपने स्वर, ए और आ कंठ, ई और ई तालु, ठीक है। ऊ में होंठ नजदीक आ रहे हैं ओष्ठ, री का रे से मिलना मूर्धा, ए ऐ ओ औ अलग अलग स्वरों से बने तो उनका जो है वही रख दो, अलग अलग दो दो नाम है ना। अब एक बात और आ सकती है किसी के दिमाग में कि सर ऐसे तो बड़ा ई भी दो से ही बना हुआ है, बड़ा ई दो छोटी ई मिलकर बना है ना, तो आप मुझे ये बताओ छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तो हम इसको तालु तालु वर्ण तो कहने से रहे, उच्चारण स्थान ई का तालु है तो ये तालव्य वर्णी कहलाएगा। जो दो असमान स्वरों से बने उनके अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, तो इस आधार पर दो दो का नाम रखा गया है। ऑल ओके, बताओ ठीक है। अब सुनना, उच्चारण स्थान के बारे में मुझे एक दो बातें और भी बतानी है आपको, और क्या बतानी है वो सुनो आप। वो ये है कि अगर मान लो कोई ऐसा नाम आ जाए, वो आपको कहे कि बताओ काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण लिख दे, काकल्य व्यंजन लिख दे, काकल्य ध्वनि लिख दे, कुछ भी नाम लिख दे, क्योंकि वर्ण जो है वो स्वर का भी हिस्सा है, व्यंजन का भी हिस्सा है, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। तो काकल्य वर्ण लिख दे, काकल्य ध्वनि लिख दे, काकल्य व्यंजन लिख दे, कुछ भी लिख दे, ठीक है। तो ध्यान देना। अच्छा, इसका एक नाम और आता है काकल्य के साथ साथ, वो कह दे अलजीवा वर्ण कौन सा है, अलीजीवा या अलजीवा दोनों ही नाम बोल देता है। अलजीवा लिख देता है कहीं कहीं और कहीं कहीं लिख देता है अलीजीवा वर्ण। और ये है सुनना, वैसे तो है का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। वो देखो पहले पहले में है ये लगा हुआ कंठ में। लेकिन मान लो कहीं प्रश्न यही आ जाए वर्ण विचार में कि निम्न में से काकल्य वर्ण चुनो या काकल्य ध्वनि चुनो, तो ऑप्शन में 4 दिए होंगे, मान लो तीनों श और है लिख दिया, तो ध्यान रखना है जो है वो काकल्य वर्ण है। और अगर वो पूछ ले कि निम्न में से अलजीवा वर्ण चुनो तो है चुनना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा हमारा स्वरतंत्र है ना, कंठ तंत्र है पूरा का पूरा, इस पूरे स्थान को बोलते हैं काकल स्थान। तो है को जब हम बोलते हैं ना तो एक दबाव के साथ ये पूरा काकल स्थान ऊपर उठता है, इसलिए इसका नाम काकल्य वर्ण पूछा गया है। काकल्य स्वर नहीं पूछेंगे, काकल्य स्वर होता ही नहीं है, इसीलिए मैंने काकल्य वर्ण लिखा, अलजीवा या अलीजीवा वर्ण लिखा, या व्यंजन लिख सकता है, स्वर होता नहीं है काकल्य, तो स्वर कैसे लिखेगा। सुनो, तो जब हम है को बोलते हैं ना तो ये दबाव के साथ पूरा हिस्सा अलग उठता है, इस पूरे काकल स्थान पर ये दबाव डालता है, इसलिए इसका नाम काकल्य वर्ण लिखा गया, ठीक है। आप बोलना टे ठे डे डे ते थे दे दे पे फे बे बे ये रे ले वे शे से है में जोर आता है बोलने में, ऐसे दबाव पड़ता है पूरा ऊपर की ओर, इसलिए इसका नाम काकल्य अलीजीवा वर्ण लिखा गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब अगला नाम आता है वृत्स्य व्यंजन। क्या नाम आता है, वृत्स्य व्यंजन। ठीक है, अब सुनो, वृत्स्य व्यंजन जो है वो कौन से होते हैं, ये होते हैं नल सज। कौन से होते हैं, न ले से और जय, नल सज। व्रत से क्या होता है, नल सज क्या, वो मैं बताता हूं आपको। देखो वैसे तो जनरली आप पढ़ोगे ना
तो न का उच्चारण स्थान है दंत। ठीक है सर, इतने हार्ड तो जूलॉजी के नाम भी नहीं होते। हाँ तो इन खातरी तो आप थे, एक बात सोचो, अभी तो क्वालिटी है अपनी भी, जूलॉजी फूलॉजी तो कुछ है ही नहीं अपने सामने। हिंदी कितनी बड़ी चीज है, आपको समझ आता है ना। ठीक है, तो आपा कोई कमजोर कड़ी थोड़ी यहाँ, समूह मजबूत कड़ी आपा यहाँ। ठीक है, अब सुनो, व्रत से क्या होता है, ध्यान देना, नल सज। वैसे अगर आप गौर करोगे ना तो न का उच्चारण स्थान, ल का उच्चारण स्थान और स का उच्चारण स्थान क्या, दंत। यही बताना एग्जाम में पूछेगा वो। ठीक है, और आप बताओ जय का उच्चारण स्थान क्या, तालु। लेकिन मान लो अगर वो एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से व्रत से वर्ण नहीं है, मान लो एक लिख दे न, एक लिख दे ल, एक लिख दे स और एक लिख दे ध, वो कह दे व्रत से वर्ण नहीं है, तो न ल और स तो व्रत से वर्ण है, ध नहीं है। व्रत से वर्ण 4 होते हैं, इतना याद रखना, नल सज, ऐसे याद रख लेना, नल सज। ठीक है, इनको व्रत से व्यंजन क्यों कहते हैं, मैं कारण बताता हूं, सुनना आप ध्यान से। देखो, व्रत से पता है किसको कहते हैं, संस्कृत में व्रत से कहते हैं मसूड़ों और दांतों के बीच की ज्वाइंट रेखा को। देखो, ऊपर मसूड़े, मसूड़े जहां खत्म होते हैं और दांत जहां से शुरू होते हैं, तो मसूड़ों और दांत जहां दांत मसूड़ों से चिपके हुए हैं, वो चिपकने वाली जो ज्वाइंट रेखा है उसको व्रत से बोला जाता है। अब आप गौर करना, तय वर्ग पूरा बोलना, तय थ द ध और न। आप गौर करना, तय थ द ध में जीभ पूरी की पूरी दांतों से टकराएगी, लेकिन जैसे ही न बोलने जाओगे ना तो जीभ ऑटोमेटिकली दांतों से थोड़ी सी ऊपर मसूड़ों वाली जॉइंट रेखा पे टकराएगी। आप बोलना, तय थ द ध न। तय थ द ध में सटीक पूरी जीभ आगे से दांतों से चिपक रही है, लेकिन न में न चाहते हुए भी दांतों से थोड़ी ऊपर मसूड़ों वाली जॉइंट रेखा पे टकरा गई। ये प्रैक्टिकली करके देख लो चाहे आप सारे। तय थ द ध न में ऑटोमेटिकली जीभ ऊपर चली जाती है उस जॉइंट रेखा की ओर। राहुल शर्मा कह रहे बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, तो मैं यही तो कह रहा हूं, ये बिल्कुल सटीक वर्गीकरण किया गया है। समझ रहे हो ना बात को, तो कोई दिक्कत नहीं। तो व्रत से व्यंजन पूछे तो कौन से हो जाएंगे, नल सज। एक नाम और आता है आपका, और वो नाम है दंतोष्ठ्य व्यंजन। ध्यान रखना, दंतोष्ठ्य व्यंजन लिख दे चाहे दंतोष्ठ्य वर्ण लिख दे, नल सज येलो कलर से ही लिख देता हूं मैं। और ये अगली बात बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप, ये वाली बेहद महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेना कि दंतोष्ठ्य व्यंजन या फिर दंतोष्ठ्य वर्ण चुनो, तो याद रखना क्या चुनना है, वै। वैसे तो वै का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, होंठ होते हैं, सामान्य तो वही बताना है। लेकिन अगर पर्टिकुलर प्रश्न ही ये बनाए कि निम्न में से दंतोष्ठ्य वर्ण चुनो, तो वो लिख देगा पै, फै, बै और वै। तो ध्यान रखना वै दंतोष्ठ्य वर्ण है, क्योंकि जब आप वै बोलते हो ना तो आपका जो नीचे का होंठ है वो हल्का सा ऊपर के दांतों से स्पर्श करता है। आप बोल के देखना, य रे ले वै, वै बोलते हो ना तो नीचे का होंठ ऊपर के दांतों से हल्का सा स्पर्श करता है, और होंठ नीचे का ऊपर के दांतों से स्पर्श करेगा तो दंत और होंठ मिलके नाम क्या बनाएंगे, दंतोष्ठ्य। तो वह बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, वह हमारा दंतोष्ठ्य वर्ण है। ठीक है, दूसरी बात, एग्जाम में प्रश्न पूछने की कोई सीमा नहीं है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए, नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस वर्ण को बोलने में या किस व्यंजन को बोलने में परेशानी होगी।
उसने ऑप्शन बना दिए। उसने क्या बनाया, च, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बनाया, ड, फिर उसने बनाया ख, और ऑप्शन बनाया ब। ये 4 ऑप्शन बना दिए। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। क्योंकि आप देखो च में चाहे नीचे वाला ऊपर वाला कोई होंठ दोनों ही काट दे, च बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होंठ रख लो, तुम ले जाओ, करना है जो कर लो, कोई काम के नहीं है। च बोलने में च में जीभ दालू दांतों से टकरा, सॉरी, च में जीभ तालू से टकरा रही है, कोई लेना देने नहीं होंठों का। ड में जीभ मसूड़ों से टकरा रही है, होंठ नहीं हो चाहे। ख में कंठ से ध्वनि बाहर निकल रही है, होंठ नहीं हो चाहे। लेकिन ब में आप सोचो, ब बोलने में दोनों होंठ टकरा रहे, नीचे वाला होंठ ही नहीं होगा, तो ऐसे ऊपर वाला हिलाते रहो, चाहे ब तो नहीं बोला जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहे हैं सर हम बीच पेपर में होंठ पकड़ के प्रैक्टिकल कर लेंगे। हाँ करना है कर लेना, होंठ पकड़े बैठे रहना, तुम्हारे अपने होंठ है, कोई रोकने वाला थोड़ी है, किसी और के मत पकड़ लेना बस तुम। ये पूरी की पूरी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों की बात कंप्लीट होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। मुझे तो ये बता दो कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44, बिल्कुल सही उत्तर है, सटीक। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। 11 स्वर और 33 व्यंजन। ओके है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इसके, 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? बताओ, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या। बताओ भी कितनी है? तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या भी 44 ही है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या भी कितनी है? 44 ही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो सभी 11 स्वर हैं वो मूल स्वर है, हम चर्चा कर चुके हैं। वैसे तो हिंदी में पूछा जाए मूल स्वर कितने होते हैं, 4 बताने, ए, ई, उ और री, ये तो वर्गीकरण की। लेकिन मैंने तब ये भी लिखवाया था कि हिंदी में अगर 4 ऑप्शन में नहीं हो तो सभी 11 के 11 स्वर मूल स्वर ही माने जाते हैं ना। तो आप मुझे बताओ हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। क्यों? क्योंकि 11 मूल स्वर प्लस 11 मूल स्वर प्लस 44 मूल व्यंजन। ये हो गए। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला प्रश्न पूछता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये बता दो बस। बताओ भी, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। कितनी होती है भी? 52 होती है, 52। कितनी होती है? 52, ध्यान रखना, 53 नहीं, 52। सुनो, सीधा पूछ ले हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 44।
पूछ ले हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं, 44। लेकिन पूछे हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, आपने क्या बताना है, 52 बताना है। भी क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कुल वर्ण आपने कितने बताने, 52 बताने। अब कुल वर्ण 52 हुए कैसे वो सुनो। ग्यारह तो कुल स्वर हो गए, नहीं 13 कुल स्वर, तेरह कुल स्वर कौन से हुए, हाँ सॉरी ये 11 मूल स्वर पर 33 मूल व्यंजन, 33 लिखना था यहाँ ना, थोड़ी गड़बड़ होगी। 11 मूल स्वर और 33 मूल व्यंजन, तो मूल वर्ण कितने हो गए, 44, ठीक है। अब बात आती है कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 किस आधार पर होते हैं, सुनना। कुल स्वर हो गए 13, ठीक है। 13 कुल स्वर कौन से, मूल वर्ण, दोबारा बताना बेटे, मूल वर्ण बता दिया ना मैंने, वो थोड़ा मैंने त्रुटि से यहाँ गलती से 44 लिख दिए थे, त्रुटिवश। ये पूर्वागत की भी चर्चा करते हैं बेटे, रुको थोड़ा, वो त्रुटिवश है ना, अब समझ गया। सुनो, अब पूछ ले आपसे कि कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण, तो 13 तो कुल स्वर हो गए। 13 कैसे हुए कुल स्वर, 13 यूं हुए कुल स्वर कि इन 13 में से 11 तो मूल स्वर थे ही, प्लस 2 अयोगवाह स्वर भी जुड़ गए, अंग और अह, तो 11 तो थे, ए आ ई उ री ए ऐ ओ 11 ये थे, 2 और जुड़ गए अंग और अह, तो 11 और 2 कुल स्वर कितने हो गए, 13, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आएगा कि सर ओ जो आगत स्वर था, ऑफिस वाला ओ, उसको क्यों नहीं जोड़ा, वैसे जोड़ते तो 14 हो जाते ना, उसको इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वो अंग्रेजी से आया हुआ है, उसको हम हिंदी के वर्णों की कुल काउंटिंग में नहीं गिन सकते, इतने ही गिनेंगे केवल, ओके है। चलिए अब मुझे ये बताओ, कुल व्यंजन, कुल स्वर तो 13 हो गए, कुल व्यंजन कितने होंगे, कुल व्यंजन होंगे 39, 39 कुल व्यंजन। अब बात आई सर 39 कैसे हुए, 39 ऐसे हुए, आपको पता है ना कि इसमें 33 तो मूल व्यंजन है, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है, और प्लस 2 द्विगुण व्यंजन है। ये लो, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी वाली बात सुनने का थोड़ा प्रयास ज्यादा करना, ठीक है। अब सुनिए, आप मुझे बताओ कुल स्वर कितने हो गए, 13, कुल स्वर मैं यहां लिख रहा हूं, कितने हो गए, 13, 13 कौन से हुए, 11 तो मूल स्वर हो गए और 2 अयोगवा हो गए, अंग और अह, ओके ना। अच्छा कुल व्यंजन कितने हो गए, 39, 39, क्योंकि इसमें 33 तो मूल थे, 2 द्विगुण थे 35 और 4 संयुक्त थे 39। अब आप मुझे बताओ 13 कुल स्वर और 39 कुल व्यंजन जोड़ो, कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, 52, 39 और 13 कितने हो जाएंगे, 52। और ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूं, संयुक्त व्यंजन 4 ही बताने हैं, अन्य संयुक्त व्यंजन देय को अब तक संयुक्त व्यंजनों के मानक रूप में स्थापित नहीं गिना गया है, नहीं स्थापित किया गया है, तो उसकी गणना नहीं होती संयुक्त व्यंजन के रूप में, वो बस गुण रखता है उनके जैसे, अब तक उसको मान्यता नहीं मिली है संयुक्त व्यंजन के रूप में। 4 ही मान्य, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय,
ये बताओ, ये वर्गीकरण समझ आ गया क्या वर्णों की गणना का? जल्दी बताओ, अगर समझ आ गया तो इस टॉपिक को विराम देते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं, संधि। नवीन भार्गव कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अरे मेरा बावड़ा भाई, अजय थोड़ो समझ आयो तो ज्यादा कद समझ आवेगो। ये बहुत आराम से, बहुत डिटेल से, प्रैक्टिकली वर्गीकरण किया हमने, हर बात प्रैक्टिकल करके। गड़बड़ मत करना आप। हाँ, हिंदी में नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। ऐसे मत करो यार कि सर थोड़ा थोड़ा ही समझ आया है। मैंने बहुत सलीके से, बहुत आराम से करवाया आपको यार। नहीं समझ आया तो मुझे बता दो, मैं दोबारा करवा देता हूं। हाँ, घर जाकर वापस देख लेना, एक बार नहीं 2 बार देख लेना। विच्छेद करने में प्रॉब्लम आती है कार्तिक, ना सारी आप समस्या को करांगा, हर संभव प्रयास करांगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है संधि। कब से लगे थे सर संधि संधि, आ लो संधि आ गई, कर लो संधि करनी है तो सुनो, ठीक है। अब सुनो, चलो पूरा समझ आ गया, ठीक है, बढ़िया। मुझे तो बस इतना बता दो, सबसे पहला प्रश्न, कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बता दो। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, धीरज जी, संधि जो खुद है उसमें कौन सी संधि? संधि में व्यंजन संधि है, सम प्लस धी से बना हुआ बेटे, व्यंजन संधि का शब्द है, ठीक है। सुनो, देखो, एक होता है शाब्दिक अर्थ और एक होती है परिभाषा। शाब्दिक अर्थ का मतलब है 1 या 2 शब्दों में अर्थ बताना है, परिभाषा का मतलब है पूरा वर्गीकरण देना है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या योग होता है, ठीक है। और ध्यान रखना रे मेरे खरबूजों, मैल और मेल में फर्क होता है। एक तो ये मेल है और एक शब्द है मैल, फर्क है। तो आप यहां वाला संधि का शाब्दिक अर्थ ये मेल लिखना, मैल मत लिख देना, ठीक है। इस ऊपर वाले मेल का अर्थ है योग, जोड़ या एकता, ठीक है। और ये नीचे वाले मैल का अर्थ है गंदगी। यानी जो शारीरिक अपशिष्ट पदार्थ होता है, गंदगी जो होती है उसको कहते हैं मैल, मैला कुचेला यानी गंदा। ध्यान रखना, ये शब्द युगम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, मेल और मैल, ठीक है। मेल का अर्थ होता है योग, जोड़ या एकता, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार अगर एग्जाम में शब्द आ रहा है तो वो ये आ रहा है एकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो मैल शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? गंदगी। ये ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है मेरा, आपने बिल्कुल सटीक बताया, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। अब मुझे इतना बता दो कि संधि में ये मेल या योग होता किस में है? संधि में आप कह रहे हो मेल या योग होता है, किस में होता है मेल या योग, बताना। मैं बता चुका हूं हालांकि आपको ये बात। बिल्कुल सही उत्तर है, पूर्वा ने दिया है, वो है कि 2 वर्णों के मध्य,
ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बात है। संधि में कभी भी दो शब्द नहीं मिलते, दो क्या मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं। ठीक है, तो इतना सा बात ध्यान रखना कि संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, दो शब्दों के मेल को नहीं कहते। और वर्ण को आप ध्वनि भी बोल सकते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि संधि जो है दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सबका उत्तर सही है। अब एक बात मुझे आप ये बताओ कि मान लिया संधि में दो वर्ण मिलते हैं, लेकिन संधि में जब दो वर्ण मिलेंगे तो मिलने के बाद शब्द के मध्य ज्यों के त्यों जुड़ जाएंगे या उनमें कोई परिवर्तन आएगा फिर जुड़ेंगे? इतना बता दो बस। संधि में जो दो वर्ण मिलते हैं वो मिलने के बाद ज्यों के त्यों ही जुड़ जाएंगे या उनमें परिवर्तन आएगा? बिल्कुल सही है, परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकार। परिवर्तन आएगा, दो वर्ण मिलेंगे तो क्या आएगा, परिवर्तन, और परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकार। तो संधि की पूरी परिभाषा ध्यान रखना क्या है, इतनी परिभाषा नहीं है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हो सकता है दो वर्ण मिले और उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं आए, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ध्यान रखना। आप सोचो, दो वर्ण मिले और उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया, तो आप सीखना क्या चाहते हो, नियम किस चीज के बना रहे हो, आप बताओ। वे सीधा यूं ही कह देते कि दो वर्ण मिलेंगे और जैसे हैं वैसे ही जुड़ जाएंगे, तो संधि और उसके नियम और उसके भेद करने का क्या औचित्य है? फिर तो सारा आसान टॉपिक ही संधि हो, तो भी जैसे हैं वैसे ही मिले हुए हैं, उसमें क्या है। तो संधि में दो वर्ण मिलकर परिवर्तन करेंगे, विकार पैदा करेंगे, उस परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। तो अगला मैं लिख रहा हूं परिभाषा। परिभाषा क्या है कि दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना जा रहा हूं, और ध्यान रखना वो अगला प्रश्न अपने आप में पूरी संधि है। बस वो अगला प्रश्न जो है, वो एक लाइन अगर हमने सीख ली और वो एक लाइन कभी नहीं छोड़ी, तो संधि में हमारा प्रश्न कोई गलत करवा ही नहीं सकता। और अगर आपने वो लाइन नहीं सीखी तो फिर संधि सही होगी नहीं। कोई ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं, कोई नियम नहीं। फिर तो मुझे तो बस इतना बता दो कि आप कहते हो संधि में दो वर्ण मिलते हैं, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में मिलने वाले दो वर्ण होते कौन से हैं? और ये बात एग्जाम में भी पूछी गई है। बताओ, संधि में मिलने वाले दो वर्ण कौन से होते हैं? बस इतना बता दो जल्दी। अंतिम प्रश्न है मेरा आज का, फिर मैं आपसे शायद ही कुछ पूछूं, मुझे तो बस इतना बता दो। एक उत्तर आया स्वर या व्यंजन, मान लिया कि स्वर या व्यंजन उत्तर आया, मान लिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर स्वर और व्यंजन मिलेंगे तो विसर्ग कहां खागे आप? विसर्ग भी तो संधि होती है, विसर्ग कहां खागे? मनोज कह रहे हैं तत्सम, वो तो संधि के सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं, वो आगे की बात है। मैं तो इतना पूछ रहा हूं कि संधि में मिलने वाले दो वर्ण कौन से होते हैं। ध्यान रखना, संधि में मिलने वाले दो वर्ण हमेशा होते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ये बात आप गांठ बांध के और अपने जो है वो मन में रख लो। ये लाइन हम संधि करते समय 50-60 बार बोलेंगे, और ये लाइन याद रखनी है। जिस दिन ये लाइन छोड़ दी, संधि कभी सही नहीं होगी। और ये एक लाइन सीख गए, समझ गए, तो पूरी संधि इसमें समाई हुई है। ध्यान रखना, संधि जिन दो वर्णों में होती है वो दो वर्ण हमेशा होते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब बात आती है प्रथम का अंतिम, द्वितीय का प्रथम क्या है। सुनो, जैसे आप मुझे हिमालय का संधि विच्छेद बताओ,
थाना एक ही शब्द आवे, इंगो मैं बारी बारी उदाहरण लूंगा, जको आवे वो ही पूछूं। हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आले, यही होता है ना। तो आप मुझे बताओ, हिमालय के जब आपने संधि विच्छेद किए तो क्या लिखा, हिम प्लस आले, दो शब्दों में तोड़ा ना। अब इसका बताओ, हिम प्रथम शब्द है कि नहीं है, आले द्वितीय शब्द है, तो हिम इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और आले जो द्वितीय शब्द है इसका प्रथम वर्ण, बस इन्हीं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप मुझे बताओ, ये ही ज्यों का त्यों, लय और यह ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं आया, इन वर्णों का कोई लेना देना नहीं है। आप देखो इन दो वर्णों में परिवर्तन आया, इसकी जगह ये बना है। तो याद रखना, संधि में मिलने वाले दोनों वर्ण सदैव प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होते हैं। आप कभी भी ये मत बताना कि सर संधि में स्वर और व्यंजन मिलते हैं, प्रथम का अंतिम और द्वितीय का प्रथम, ये अपने आप में पूरी संधि है, ध्यान रखना। तो मैं लिखता हूं कि संधि में मिलने वाले दोनों वर्ण सदैव प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होते हैं। ठीक है, संधि में मिलने वाले दोनों वर्ण सदैव कौन से होते हैं, प्रथम का अंतिम तथा द्वितीय का प्रथम होते हैं। ये बात ध्यान रखना हमेशा, और ये बात मैं हर बार बोलूंगा, हो सकता है 100 बार बोलूं। कौन कौन से होते हैं, संधि में मिलने वाले दो वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। यही दो वर्ण होते हैं, ठीक है। और एक बात सुनना, ये प्रथम का अंतिम और द्वितीय का प्रथम वर्ण, ये जब जब दो वर्ण मिलेंगे इनके स्थान पर कोई नया वर्ण बनेगा, कोई परिवर्तन होगा, कोई विकार पैदा होगा। तो इन दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है, परिवर्तन है, उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप जल्दी से, क्या सभी शब्द संधि शब्द होते हैं, जल्दी बताओ, क्या सभी शब्द संधि शब्द होते हैं। ध्यान रखना, सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते। क्यों नहीं होते, लिखते हैं अपनी बात, सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते क्योंकि अच्छा, सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते क्योंकि पहली बात तो आ सोचो कि अगर सारा ही शब्द संधि का शब्द हुआ तो आप व्याकरण में केवल संधि पढ़ार, बाकी तो कुछ पढ़ार ही को नहीं। एक ही टॉपिक होता फिर संधि, सारी उम्र संधि पढ़ते रहते, कुछ होता ही नहीं। और तो सारा शब्द संधि का कौन ही हुआ, कारण क्या, क्यों कौन ही हुआ, क्योंकि सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। संधि शब्द वही होता है जिसका संधि विच्छेद किया जा सके। अब मैं थाने कह दूं कि बताओ घर शब्द में किसी संधि है, कठू बता दोगे संधि विच्छेद ही को नहीं हुए, ये अपने आप में मूल शब्द है। अब मैं थाने कह दूं पहाड़ शब्द में बताओ किसी संधि है, कहां से बता दोगे,
इसका संधि विच्छेद ही नहीं हो सकता। तो सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते, क्योंकि सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ठीक है, सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते, क्योंकि सभी शब्दों का क्या नहीं हो सकता, संधि विच्छेद नहीं हो सकता। चलो मुझे ये बता दो कि संधि के तहत जो शब्द निर्मित होते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है। भी जैसे हिमालय संधि के तहत बना हुआ शब्द है, तो संधि के तहत निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं। ऐसे ज्यादा मत दिमाग पे लोड रोल, ऐसा कुछ खास नहीं। संधि के तहत निर्मित शब्द संधि शब्द कहलाते हैं, ऐसा अलग कोई शब्द नहीं, बहुत सिंपल बात है। आप देखो ये लिखा हुआ ना, सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते। संधि शब्द कौन से होते हैं, जो संधि के तहत निर्मित होते हैं। तो मैं लिख देता हूं छोटी सी बात, संधि के तहत निर्मित शब्द संधि के तहत निर्मित शब्द संधि शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं। ओके, अच्छा सुनो, अगली बात मुझे ये बता दो कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। आप कह रहे हो ना कि सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते, क्योंकि सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। संधि विच्छेद किसे कहते हैं बताओ, संधि विच्छेद किसे कहा जाता है। बताओ। किसे कहा जाता है भाई। अब तक कोई सटीक परिभाषा नहीं आई। सुनो, संधि विच्छेद किसे कहा जाता है। पहली बात तो आप जो है, ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं कि सर दो शब्दों में तोड़ना। ये देखो यही उत्तर आ रहे हैं कि किसी शब्द को दो शब्दों में तोड़ना। ऐसे मैं किसी भी शब्द को दो शब्दों में तोड़ूं, संधि विच्छेद हो जाएगी। जैसे जलवायु शब्द है, मैं इसमें लिख दूं कि ये जल प्लस वायु से बना है, तो क्या ये संधि विच्छेद हो गया। नहीं ना। हाँ बिल्कुल, राहुल शर्मा ने अब बिल्कुल सटीक बात निकल के आई है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दो शब्दों में तोड़ना किसको है। वो तो लिखो, संधि शब्द को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, संधि शब्द को। ध्यान रखो भी, संधि के तहत निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं, संधि शब्द। इन संधि शब्दों को दो या दो से अधिक शुद्ध व सार्थक शब्दों में विभाजित करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। तो मैं लिखता हूं कि संधि शब्दों को दो या दो से अधिक शुद्ध व सार्थक शब्दों में विभाजित करना संधि विच्छेद कहलाता है। ध्यान रखना, पहली बात तो
किसी संधि शब्द के जब आप टुकड़े करोगे तो जरूरी नहीं है दो ही टुकड़े हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हिमालय के तो दो ही टुकड़े हैं, हिम प्लस आलय। लेकिन मान लो यही मैं सच्चिदानंद शब्द ले लूं तो उसके तीन टुकड़े हो जाएंगे, सत प्लस चित्त प्लस आनंद से बना, तीन से हो गया। ऐसे सांगोपांग शब्द पढ़ोगे आप, ध्यान लगे ना, सांगोपांग बागड़ी को शब्द सरो के संधि है, सांगोपांग शब्द है, उसके चार टुकड़े होते हैं, आप पढ़ोगे आगे, स प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग से बना हुआ है। तो संधि शब्द के दो या दो से अधिक टुकड़े भी हो सकते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि वो टुकड़े शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। शुद्ध तो हो ही हो और ऐसे टुकड़े हों जो सार्थक यानी उनका अर्थ भी निकले। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के अपनी मर्जी से कुछ भी टुकड़े तोड़ दिए। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद जो है वो आप हिमा प्लस अल्य कर दो, ये थोड़ी है। हिमा और अल्य का कोई अर्थ ही नहीं है। संधि विच्छेद जो है वो हिमालय का हिम प्लस आलय ही क्यों होता है, कारण सुनो। हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, तो बर्फ का घर हिमालय। सांगो पांगो के मतलब वो मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, ते धैर्य रखो थोड़ो, सुनो। तो ये ध्यान रखना कि संधि विच्छेद जो है वो दो से अधिक पदों में भी हो सकता है, लेकिन जितने भी पदों में करो वो पद शुद्ध व सार्थक होने चाहिए। उसे ही क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद कहा जाता है। ओके है? चलो अब एक खास बात और ध्यान देना। वो खास बात यह कि संधि के तहत जितने भी शब्द आप पढ़ोगे या जितने भी शब्द पढ़े हैं या जितने भी पढ़ रहे हो, संधि के तहत निर्मित सभी शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं और संस्कृत भाषा के शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। तो संधि के जितने भी शब्द है सब संस्कृत भाषा के यानी तत्सम शब्द है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। संस्कृत के अलावा किसी भी अन्य भाषा के शब्दों में संधि नहीं होती। हिंदी के शब्दों में नहीं होती, अरबी फारसी में नहीं होती, कोई पुर्तगाली पंजाबी में नहीं होती, कोई अंग्रेजी में नहीं होती, कोई किसी में नहीं होती है। संधि केवल संस्कृत भाषा के शब्दों में होती है और संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। तो सभी जो संधि शब्द है वो तत्सम शब्द होते हैं, ध्यान रखना। अब जब आप सीईटी का एग्जाम दोगे तो सीईटी के एग्जाम में क्या तत्सम तद्भव टॉपिक भी है। तो आपके तत्सम और तद्भव पहचानने की एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। वो ये है कि सभी संधि शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं। मैं लिखता हूं सभी संधि शब्द व संधि विच्छेद किए हुए पद पद, पद शब्द को ही कहते हैं, ध्यान रखना। मैं बार बार लिख रहा हूं ना, पद। पद शब्द को ही कहते हैं, ठीक है। मैं कह दूं संधि शब्द कह दूं या संधि पद कह दूं, एक ही बात है। तो सभी संधि शब्द व संधि विच्छेद किए हुए पद संस्कृत भाषा के होते हैं। अर्थात तत्सम शब्द होते हैं। तो आप गौर करना, हम पढ़ जरूर हिंदी व्याकरण रहे हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक संधि ऐसा है जिसके सभी शब्द हिंदी के न होकर संस्कृत भाषा के होते हैं। ध्यान रखना, संस्कृत के अलावा किसी भी अन्य भाषा के शब्दों में संधि नहीं होती, हिंदी में भी नहीं होती। पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी किसी में नहीं होती। संधि केवल संस्कृत के शब्दों में होती है। तो संधि के सभी शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के होते हैं। अर्थात कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो सीईटी में जब आप तत्सम शब्द पढ़ोगे तो तत्सम शब्दों की एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रिक अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। और गौर करना, कुछ पुस्तकें मार्केट में, बाजार में ऐसी उपलब्ध है जिसमें संधि जो है वो दे के पूरा का पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। फिर साथ में ये भी लिखा होता है कि हिंदी भाषा के संधि शब्द, वो पूर्णतः गलत है। हिंदी के शब्दों में संधि होती नहीं है, पूर्णतः गलत है वो। तो वो ऐसा कोई रूप आपको किसी बुक में आप पढ़ो तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई एग्जाम परीक्षा उपयोगी बात नहीं है वो।
ठीक है, अब सुनो, उदाहरण की बात सुनो। उदाहरण उदाहरण जैसे हिम प्लस आलय से क्या बनता है? हिमालय। हिम प्लस आलय से क्या बनता है? हिमालय। तो हिमालय संधि के तहत शब्द निर्मित हुआ है ना, संधि के तहत निर्मित हुआ है, मतलब हिमालय संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी हिमालय कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, और आप एक बात सोचो कि हिमालय संस्कृत का तब हुआ जब हिम और आलय संस्कृत के थे, तो संधि विच्छेद किए हुए पद भी संस्कृत भाषा के ही होते हैं, यानी हिम भी तत्सम शब्द है और आलय भी तत्सम शब्द है। आप सोच के देखो, क्या ऐसा संभव है कि हिम अंग्रेजी का शब्द हो, आलय फारसी का शब्द हो और हिमालय संस्कृत का बन जाए? नहीं ना, हिम संस्कृत का है, आलय संस्कृत का है, तभी तो इनसे हिमालय संस्कृत का बना। तो तत्सम शब्द पहचानने की एक खास बात। अब एक बात तो आप सीखे कि संधि का शब्द अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम बता देंगे तत्सम शब्द है। जैसे मान लो एग्जाम में शब्द आ गया हमारे कोई भी, जैसे मान लो गणेश शब्द आ गया, तो हम बता देंगे सर क्योंकि ये गण प्लस ईश से बना, गणेश संधि का शब्द है, तो हम बता देंगे कि सर गणेश तत्सम शब्द है। संधि का है मतलब संस्कृत का, संस्कृत का मतलब तत्सम शब्द है। लेकिन कोई ऐसा शब्द हो जो संधि का नहीं हो, तो कैसे पहचानोगे तत्सम? जैसे मान लो वो कह दे कि आपसे कह दे कि योग शब्द बताओ, योग संस्कृत का है कि नहीं है, यानी तत्सम है कि नहीं है। अब योग संधि का शब्द तो नहीं है, हम अटक जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, संधि शब्द तो तत्सम बतानी है, इसके साथ साथ कोई ऐसा शब्द आ जाए जो संधि का नहीं हो, तो दिमाग पर जोर डालना कि ये संधि का तो नहीं है, लेकिन ये कहीं किसी के संधि विच्छेद में भी आता है क्या? क्योंकि अगर किसी के संधि विच्छेद में भी आता है तो भी तत्सम है। आप देखो आता है योग प्लस ईश से गुण संधि में क्या बनता है? योगेश। तो इसका मतलब योग किसी के संधि विच्छेद में आता है, मतलब तत्सम शब्द है। ईश भी तत्सम शब्द है और योगेश भी तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्दों की एक बेहद महत्वपूर्ण पहचान है कि संधि के शब्द तो तत्सम शब्द होते ही हैं और संधि विच्छेद किए हुए पद भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे एक दिन अचानक मुझसे ये बात बता रहा था मैं, और अचानक किसी बच्चे ने पूछा कि सर बताओ अधिक जो शब्द है, अधिक, ये तत्सम शब्द है कि नहीं है? अब मुझे नहीं पता क्योंकि अरबों शब्द है, कैसे पहचाने, कैसे याद रखें कि ये तत्सम है कि नहीं है? तो पहचानने का एक सिंपल तरीका था, मैंने देखा भी ये संधि का तो नहीं है, तुरंत दिमाग में आया कि संधि का शब्द तो नहीं है, लेकिन क्या किसी के संधि विच्छेद में आता है? तो मुझे तुरंत याद आया, आता है। हम लिखते हैं अधिक प्लस अधिक और दीर्घ स्वर संधि के तहत शब्द बनता है अधिकाधिक। तो इसका मतलब ये संधि विच्छेद में आता है। तो अधिक भी तत्सम और अधिकाधिक भी तत्सम। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग, और संधि में मेल या योग होता है दो वर्णों में, हमेशा याद रखना। और संधि में जब भी दो वर्ण मिलेंगे तो परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन को कहते हैं विकार। तो परिभाषा क्या होगी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो है वो क्या कहलाता है? संधि। फिर वो पूछेगा संधि में मिलने वाले दो वर्ण कौन से होते हैं? यही पूरी संधि है, ध्यान रखना। संधि में मिलने वाले दो वर्ण सदैव होते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो सुनना क्या कह रहा था मैं। हाँ, तो फिर आपने पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता? संधि। फिर पूरी संधि एक लाइन में समाई। वो लाइन क्या है? कि संधि में मिलने वाले दोनों वर्ण सदैव होते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इन्हीं दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये लिख दिए बात। इसके बाद हमने कहा कि सभी शब्द संधि शब्द नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता।
ठीक है। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं कि संधि के जो शब्द हैं उन संधि शब्दों को दो या दो से अधिक शुद्ध व सार्थक पदों में विभाजित करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। फिर हमने कहा कि सभी संधि शब्द और उनके संधि विच्छेद किए हुए जितने भी शब्द हैं वो सारे संस्कृत भाषा के होते हैं, यानी तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर है? अब अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है कि संधि के भेद कितने होते हैं? बताना भी जल्दी, संधि के भेद कितने होते हैं? जल्दी बताओ। तो संधि के भेद याद रखना, इसमें भी लोचा है, छोटी सी बात पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संधि के भेद कर देते हैं 5। ध्यान रखना संधि के भेद कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, 3। ठीक है ना? कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तीन भेद होते हैं। ठीक है। अब सुनो अगली बात। अगली बात क्या आती है कि आप सोचो, चाहे तो स्वर संधि है, नंबर 1 मैंने क्या लिखा? स्वर संधि। तो स्वर संधि में भी कितने वर्ण मिलेंगे? 2 ही वर्ण मिलेंगे। व्यंजन संधि में भी 2 ही वर्ण मिलेंगे, विसर्ग में भी 2 ही मिलेंगे ना। और हर बार दोनों वर्ण कौन से मिलेंगे? चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, हर बार 2 वर्ण मिलेंगे, प्रथम का अंतिम और द्वितीय का प्रथम। तो स्वर संधि में भी 2 ही वर्ण मिलेंगे। कौन से? प्रथम का अंतिम और द्वितीय का प्रथम। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि स्वर संधि में मिलने वाले दोनों के दोनों वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। यानी प्रथम का अंतिम और द्वितीय का प्रथम दोनों स्वर हो तो स्वर संधि। ठीक है। दोनों में से एक भी व्यंजन हो जाए तो व्यंजन संधि। ठीक है। दोनों में से एक भी व्यंजन हो जाए तो व्यंजन संधि। क्योंकि आप सोच के देखो कि स्वर संधि तो तभी होगी जब दोनों स्वर हो, प्रथम का अंतिम द्वितीय का प्रथम दोनों स्वर हो। दोनों में से एक भी व्यंजन हो गया, व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी आप देखो इसमें भी प्रथम का अंतिम और द्वितीय का प्रथम मिलते हैं। मान लो इसमें प्रथम का अंतिम व्यंजन है और द्वितीय का प्रथम स्वर है, तो दोनों में से एक व्यंजन, व्यंजन संधि। मान लिया प्रथम का अंतिम स्वर है और द्वितीय का प्रथम व्यंजन है, दोनों में से एक व्यंजन, व्यंजन संधि। और मान लो प्रथम का अंतिम और द्वितीय का प्रथम दोनों व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन संधि। ठीक है। और नंबर 3 क्या होता है? विसर्ग संधि। इसका तो मामला बिल्कुल ही अलग और आसान है, इसका तो मामला ही अलग है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं जब प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग चिन्ह लगा हो। मान लो आपने कोई संधि विच्छेद किया और प्रथम शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है? विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है। विसर्ग चिन्ह, सॉरी यहां लिख देता हूं, क्या लगाओ? विसर्ग चिन्ह लगा हो तो विसर्ग संधि होगी। तो देखो संधि कोई भी हो, चाहे हमेशा 2 वर्ण मिलते हैं, प्रथम का अंतिम और द्वितीय का प्रथम, वो दोनों के दोनों स्वर हो तो स्वर संधि। दोनों में से एक भी व्यंजन हो जाए, व्यंजन संधि। और अगर प्रथम के अंत में विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है तो विसर्ग संधि। तो जो है स्वर प्लस व्यंजन, दोबारा कहां लिखा है? देखो दोनों में से एक व्यंजन हो और एक स्वर हो तो भी व्यंजन संधि, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि, दोनों व्यंजन हो फिर तो व्यंजन होना ही है। क्योंकि स्वर तभी होती है जब प्रथम का अंतिम, द्वितीय का प्रथम दोनों स्वर हो। दोनों में से अगर एक भी व्यंजन हो गया, जैसे स्वर का नियम टूटा, एक भी व्यंजन हो गया, व्यंजन संधि। और अगर प्रथम के अंत में विसर्ग चिन्ह लगाए तो विसर्ग संधि। ठीक है। उदाहरण करवाएंगे मनोज यादव जी, चिंता मत करो। आज अपनी क्लास का टाइम हो गया, कल मैं आपको पहले आते ही खूब सारे अपने पहले उदाहरण ही करेंगे, ताकि हमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का शब्द छांटना आ जाए। पहला काम अपने उदाहरण से शुरू करेंगे
ताकि हमें क्या आ जाए, शब्द छांटना आ जाए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग का। और विसर्ग का तो देखते ही पता चल जाएगा, प्रथम के अंत में विसर्ग। जैसे मान लो मैं कह दूं कि निर्धन शब्द का संधि विच्छेद होता है जी निहि प्लस धन, तो इसको तो आप देखते ही बता दोगे संधि विच्छेद के आधार पर भी निर्धन किस संधि का शब्द है, विसर्ग संधि का शब्द है, क्योंकि प्रथम के अंत में विसर्ग लगा है। हमें तो बस प्रथम का अंतिम स्वर और व्यंजन छांटना सीखना है, विसर्ग चिन्ह तो लगा हुआ दिख ही जाता है, ये तो सामान्य सा रूप है ना, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। ओके, तो ठीक है साथियों, फिर आज की कक्षा, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं अपने। ये सभा जो हमारी चल रही थी 1-1.5 घंटे से, इसको विसर्जित करते हैं। ध्यान रखना, सभा विसर्जित हो सकती है, ये पूर्णतः शुद्ध वाक्य है। आप कहोगे कि सर सभा के लिए विसर्जन शब्द तो गलत है, प्रयोग होता है। अगर वाक्य शुद्धि में एग्जाम में आ जाए सभा विसर्जित हो गई, तो इस वाक्य को पूर्णतः शुद्ध मानना है। तो ठीक है, ये सभा विसर्जित करते हैं। आप सभी को राजस्थान दिवस की पुनः शुभकामनाएं। तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।